चलो once again welcome in this next video lecture, fourth video lecture. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन की थी. अभी मैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, तो वो क्या है देखेंगे. क्रोमोसोम्स ये जो क्रोमोसोम्स है एक्चुअली क्या है. क्रोमा का मतलब कलर और सोमा का मतलब बॉडी. क्रोमोसोम मतलब की कलर्ड बॉडीज. येस, कशाचे बनलेले असतात क्रोमोसोम? काही नाही, डीएनएचे, बाकी काही नाही. दीज आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स. मतलब डीएनए और कुछ प्रोटीन्स, इनसे ये बने हैं, बाकी कुछ नहीं. सो देखो अभी ये क्रोमोसोम है कैसे. तो क्रोमोसोम इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से. जनरल स्ट्रक्चर इनका इस प्रकार से होता है. रॉड के आकार के ये क्रोमोसोम्स यहां पर होते हैं. कैसे बने हैं तो देखो, क्रोमोसोम के अंदर ये है डीएनए का थ्रेड, ये उसके इस क्रोमोसोम के सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं पेलिकल. ये पेलिकल नॉन जेनेटिक है. नॉन जेनेटिक मतलब इट इज नॉट मेड अप ऑफ डीएनए, बाकी के पार्ट में जेनेटिक मटेरियल है. तो ये पेलिकल जस्ट एक कवरिंग है. पेलिकल मतलब जस्ट एक प्रोटीन का कवरिंग है, बाकी दूसरा कुछ नहीं. पेलिकल के अंदर ये जो धागा दिखाया है मैंने, ये इसको बोलते हैं क्रोमोनेमा. क्रोमो कलर, नेमा का मतलब होता है थ्रेड. धागा है ये डीएनए है इसमें. उसके बाद पेलिकल और क्रोमोनीमा के बीच में ये जो जगह थी उसको बोलते हैं मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स है, इसमें प्रोटीन्स, आरएनए वगैरह वगैरह फिलअप है. सर आरएनए कैसे? इसमें आरएनए भी होता है? नहीं, ऐसे होता है, आरएनए भी होता है. ओके. उसके बाद ये जो क्रोमोसोम का ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप इसको क्रोमैटिड बोलते हो. क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम का यहां से यहां तक का पार्ट, इसको क्रोमोसोम का आर्म बोलेंगे. ये भी यहां से यहां तक का पार्ट, इसको आर्म बोलेंगे. दो आर्म्स जिस पॉइंट में ज्वाइन किए जाते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर, जिसको और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं. सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ यहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं ना, ये रेड कलर से ये जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर्स. काइनेटोकोर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे चॉकलेट के ऊपर रैपर होता है. ये चॉकलेट मतलब एग्जैक्टली सेंट्रोमियर, उसका रैपर मतलब काइनेटोकोर. सो चॉकलेट के ऊपर का रैपर काइनेटोकोर, ये यहां पर बताया गया है. काम क्या है उसका? उसका काम है जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तब जाकर जो स्पिंडल फाइबर्स तैयार होते हैं वो इसको जाकर अटैच्ड होते हैं. ओके, ये यहां पर बताया गया है काइनेटोकोर. बाकी तो मैंने बताया आपको, ये होगा क्रोमोसोम का जनरली स्ट्रक्चर. आपको जनरली अगर आप एक सेल देखें, सेल का न्यूक्लियस देखें, तो इसमें आपको ये न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम ऐसे नहीं दिखाई देंगे. एक फाइबर के फॉर्मेट में दिखाई देंगे, वो जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल. इसको बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर बोलिए इनको. क्रोमोसोम कब दिखाई देंगे? ज्या वेळेला एखादी सेल डिवाइड होत असते, ज्या वेळेला एखाद्या सेलचं डिव्हिजन होत असतं
फक्त आणि फक्त त्याच वेळेला तुम्हाला क्रोमोझोम दिसू शकतात. अदरवाइज क्रोमोझोम्स आर नॉट प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. तो ये क्रोमॅटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेझेंट होते हैं, धाग्याच्या स्वरूपात प्रेझेंट असतात. पण जेव्हा केव्हा सेल डिवाइड होत असते तेव्हा लांब लांब धागे श्रिंक होतात, कटतात आणि जाड बनतात. ते जाड स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोझोम. आता या क्रोमोझोम विषयी हे झालं स्ट्रक्चर. क्रोमोझोम की संख्या कितनी असते, क्रोमोझोम के नंबर कितने होते हैं. सबसे पहले अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है. देखो यहां पर एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. क्या होता है, शायद आपको इसके पहले आए थे ये वर्ड्स 10th स्टैंडर्ड में. हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब और हैप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड सेल, ऐसे देखेंगे हम ये वर्ड्स. हैप्लॉइड सेल मतलब अ सेल विथ अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. सेल विथ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जिस सेल में क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है उसको बोलते हैं हैप्लॉइड. सिंगल क्रोमोसोम होता है नहीं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. वन क्रोमोसोम नहीं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड. और जिसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है जिस सेल में, उसको बोलते हैं डिप्लॉइड. सर अगर हैप्लॉइड में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो फिर एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अनुसार अलग अलग है. ह्यूमन बीइंग में एक सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो दो सेट में मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो ये यहां पर बच्चे बहुत बार कंफ्यूज्ड होते हैं. हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, यहां पर क्या है, हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. और उस सेट में कितने क्रोमोसोम से, ये ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर्स होते हैं इनके. ह्यूमन बीइंग में 46. अभी थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग के बारे में देखेंगे. ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम्स है ना, 46 क्रोमोसोम मतलब इसको बोलते हैं डिप्लॉइड नंबर. हैप्लॉइड सेल में n से डिनोट करते हैं, डिप्लॉइड 2n से डिनोट करते हैं. यहां पर n मतलब हैप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड. यहां पर n मतलब क्या, n मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के कितने सेट है, n मतलब एक सेट है, 2n मतलब 2 सेट है, 3n मतलब 3 सेट है, वो तो आगे जाके स्टडी करेंगे हम. ट्रिप्लॉइड सेल 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लॉइड सेल 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, पेंटाप्लॉइड सेल 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड सो ऑन. वो तैयार किए जाते, एक्चुअली नहीं होते. कैसे बाद में बताऊंगा मैं, अभी का ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है. सो हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्लियर हो गया. सबसे पहले हैप्लॉइड अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. और ये भी आपको सब समझ गया कि एक सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है. ह्यूमन बीइंग के लिए एक सेट में 23 और 2 सेट में मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ह्यूमन बीइंग की ये जो डिप्लॉइड सेल है, ह्यूमन बॉडी के सभी सेल्स सिर्फ गैमेट्स को छोड़ के, मेल के बॉडी में मेल गैमेट्स, फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट्स, इनको छोड़ के बाकी सभी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं और उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. सिर्फ गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, सो 46 क्रोमोसोम है. तो ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, ये 23 के दो सेट में है. 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, जिसमें से ये जो एक सेट था, 23 का एक सेट था, वो आता है मदर से, और 23 का दूसरा सेट था वो आता है फादर से. मतलब वन सेट कम्स फ्रॉम मेल, अनदर सेट कम्स फ्रॉम फीमेल. सो मेल और फीमेल दोनों से आने वाले दोनों सेट को मिलाकर 2n दैट इज 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग के सेल्स में बनते हैं. सो ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉइड सेल्स में
46 क्रोमोसोम्स है, जिसमें 23 के 2 सेट है। 2 सेट में से एक सेट ह्यूमन मेल से आता है तो दूसरा सेट ह्यूमन फीमेल से आता है। फर्टिलाइजेशन के वक्त ये एक साथ मिलते हैं और जाइगोट तैयार होता है। मतलब कैसे? ये मेल है, ये फीमेल है, ओके। मेल डिप्लॉयड है, फीमेल डिप्लॉयड है, 2 सेट हर एक सेल में। जब इनमें गैमेट्स तैयार होते हैं ना, गैमेट्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। आप उसको गैमेट फॉर्मेशन बोलेंगे। गैमेट फॉर्मेशन जब होता है ना, तब क्या होता है, इसमें यन हैप्लॉइड गैमेट तैयार होता है, हैप्लॉइड गैमेट तैयार होता है। जब हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेस विद हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, प्रोसेस को आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होते वक्त 2n फिर से यहां पर तैयार होता है जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट से तैयार होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है। एम्ब्रियो से तैयार होता है न्यू इंडिविजुअल, मतलब नया ह्यूमन जो बाळ असते उसको, वो भी डिप्लॉयड ही है। इस तरीके से हैप्लॉइड सेट एक साथ मिलकर डिप्लॉयड सेट यहां पर तैयार होता है ह्यूमन बीइंग में। अभी ये जो टोटल क्रोमोसोम्स है ना, ये टोटल क्रोमोसोम है, देखो मेल जो है और फीमेल जो है, मेल में 46 क्रोमोसोम है, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, और 2 क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, उनको एलोसोम्स भी बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स है एलोसोम्स। ह्यूमन मेल में भी, ह्यूमन फीमेल में भी वैसे ही 44 ऑटोसोम्स है और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या करेंगे सेक्स क्रोमोसोम? तो ये उस ऑर्गेनिज्म का, उस पर्सन का सेक्स डिसाइड करते हैं, आइदर मेल और फीमेल। 44 ऑटोसोम, इसलिए ह्यूमन मेल जो होता है इसमें आप ऐसे लिख सकते हो और फीमेल में ऐसे लिख सकते हो। कैसे? 44 ऑटोसोम प्लस XY मेल में लिख सकते हो और 44 ऑटोसोम्स प्लस XX ये लिख सकते हो फीमेल में। ये Y क्रोमोसोम ही है जो डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल होगा, एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ दैट चाइल्ड एंड नॉट द फीमेल। फीमेल किसी भी प्रकार का जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड, उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए आपल्याकडे जनरली हे सांगतात मुलगा झाला पाहिजे वगैरे वगैरे, इसके लिए फीमेल को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ह्यूमन मेल में जो Y क्रोमोसोम होता है वो अगर प्रेजेंट होता है तो वो मेल होता है, अगर दोनों भी X क्रोमोसोम होते हैं तो वो फीमेल है। सो मेल में 44 ऑटोसोम्स है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है। कौन से है? XY। ह्यूमन फीमेल में 44 ऑटोसोम्स है, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है। कौन से? XX है। सो इस तरीके से मेल में ये 44, ये 2 46, फीमेल में ये 44 और ये 2 46, ऐसे क्रोमोसोम्स यहां पर होते हैं। अभी देखो, फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहां पर मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग के बारे में देखें। मेल 44 ऑटोसोम्स प्लस XY, फीमेल 44 ऑटोसोम्स प्लस XX। जब ये गैमेट तैयार करता है तो 2 गैमेट्स तैयार करता है। कौन से? 22 ऑटोसोम्स प्लस X एंड 22 ऑटोसोम्स प्लस Y। गैमेट्स में क्या आ जाता है? ऑटोसोम में से आधे क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम। ऑटोसोम में से आधे क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम। और इधर यहां पर वैसे ही है, लेकिन फीमेल में दोनों गैमेट सेम होते हैं, 22 ऑटोसोम प्लस X एंड 22 ऑटोसोम प्लस X, दोनों भी सेम होते हैं। अगर समझो
ये वाई वाला गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, तो इससे होगा 44 ऑटोजोम प्लस XY, मतलब वो होगा मेल चाइल्ड, मुलगा। ओके, या ये इसके साथ भी होता है तो ये मेल चाइल्ड ही होगा। लेकिन अगर मेल का ये गैमेट फीमेल के ये या इस गैमेट के साथ, दोनों में से कोई एक गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो होगा 44 ऑटोजोम्स प्लस XX, ये होगा फीमेल चाइल्ड। सो मेल चाइल्ड के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल नहीं, मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि Y क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेल। ये हो गया क्रोमोसोम के बारे में। इसमें ह्यूमन बीइंग में दिस इज कॉल्ड द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन में, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया। आपको ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, इसको ऑलोजोम्स भी बोलते हैं। ये आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। जर आलं नसेल लक्षात तुम्ही नंतर मला विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। ओके, चलो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। हाँ, देखो ये है एक सेल है और ये है सेल का न्यूक्लियस और ये है सेल का साइटोप्लाज्म। सेल का जनरल स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको, सेल का न्यूक्लियस, सेल का साइटोप्लाज्म। अभी अगर सेल को और दो सेल तैयार करने हैं, सेल तैयार करने हैं नए सेल, तो क्या करना होगा? एक ही ऑप्शन है, सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। सो यहां पर एक थियरी बताई गई थी, उस थियरी के अनुसार, वो लैटिन लैंग्वेज में थी थियरी, आपने भी सीखी होगी 9th स्टैंडर्ड में या इसके पहले वाली स्टैंडर्ड्स में। उसमें ऑमनिस सेलुला असेलुला, मतलब एव्हरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग वन। कोणतीही सेल आपोआप निर्माण होत नाही, रेडी स्टडी गो सेल असं निर्माण होत नाही। फॉर दिस पर्पज कोणती तरी सेल अस्तित्वात पाहिजे आणि त्या सेल पासूनच नवीन सेल तयार होतात। एव्हरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग वन। प्रत्येक सेल, जर समजा त्या प्रत्येक सेल जी आहे ती आधी अस्तित्वात असलेल्या सेलच्या डिवीजननेच तयार होते। हर एक सेल पहले जो एग्जिस्टिंग सेल है उसका डिवीजन करके ही तैयार होती है, ऑटोमेटिकली तैयार नहीं होती। सवाल यह है कि फिर पहली सेल कैसे तैयार हो गई, वो ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे हम पहले चैप्टर में। तो उसमें सबसे पहले थे एटम्स, एटम्स एक साथ मिलकर बन गए मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर बन गए एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल एक साथ मिलकर बन गई सेल मिलकर बन गई टिश्यू मिलकर ऑर्गन से सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। इस तरीके से ये मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर दिखाई देता है, वो हम द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर में देखेंगे। सो यहाँ पर ये सवाल है कि हर एक नई सेल कैसे तैयार होती है, तो न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग वन। पहिले अस्तित्वात असलेल्या सेल पासूनच सेल तैयार होते। तो यहां पर हम देखेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल का डिवीजन कैसे होता है। देखो ये सेल है, जो सेल डिवाइड होने वाली होती है इसको बोलते हैं मदर सेल। जो सेल डिवाइड होती है, जिसको डिवाइड होना है, जो डिवाइड होने वाली है, उसको बोलते हैं मदर सेल। और वो डिवाइड होके जो नए दो सेल्स तैयार होते हैं, 2 या 4 सेल्स तैयार होते हैं, उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। द सेल दैट अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड एज मदर सेल एंड द न्यूली फॉर्म सेल्स आर कॉल्ड एज द डॉटर सेल। जो सेल डिवाइड होती है वो मदर, और जो नए सेल तैयार करते हैं उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। अभी सवाल ये है कि ये डॉटर सेल्स तैयार कैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता डायरेक्टली सेल डिवाइड होगी 2 सेल,
इतने इजीली नहीं होते, उसकी एक प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। उस सेल डिवीजन की प्रोसेस दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। उसमें हम पहले स्टडी करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस में देखेंगे। माइटोसिस ये इस प्रकार का सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से दो सेल्स तैयार होती है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म देयर। सर हमारे मन में एक सवाल है फिर कि ये जो माइटोसिस है फिर वो हैप्लॉइड सेल में होता है या डिप्लॉइड सेल में? दोनों भी सेल्स में होता है। प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में होता है, एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, क्योंकि एनिमल्स के बॉडी में हैप्लॉइड सेल अकेली है, वो मतलब गैमेट्स और डिवाइड नहीं होते। गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस, तो वो और आगे डिवाइड नहीं होते, दैट इज व्हाई। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं दूसरे टाइप की, वो अभी हम प्लांट किंगडम चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे, तो वो डिवाइड होती है, कुछ कभी स्पोर तैयार करती है, तो वो उस वक्त डिवाइड हो सकती है। अदरवाइज शॉर्टली मैं बता सकता हूं आपको कि माइटोसिस दोनों भी सेल्स में हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों भी। प्लांट सेल में दोनों सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ये माइटोसिस होता है। अभी यहां पर क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या है कि ये माइटोसिस जो है ना, ये माइटोसिस दो स्टेप में, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज सबडिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। पहला स्टेज है जिसको बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरा फेज है जिसको बोलते हैं यम फेज। इंटरफेज क्या है फिर? इंटरफेज इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज, मतलब ये फेज ऐसा है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होती, डिवीजन का प्रिपरेशन करती है। और यम फेज जो है ये एक्चुअली डिवाइडिंग फेज है, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड होती है। ये जो इंटरफेज है ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवाइड करने के लिए। और ये जो यम फेज है ये डिवाइडिंग फेज है, जिसमें सेल्स एक्चुअली डिवाइड होके नए सेल्स तैयार करेगी। फिर अभी इंटरफेज जो है, इसको इंटरफेज क्यों कहा गया है? देखो ये सेल है, ये सेल ने डिवाइड होके दो सेल्स तैयार कर दिए, इस सेल्स ने डिवाइड होके फिर से दो सेल्स तैयार कर दिए, ओके। फिर से इस सेल्स ने डिवाइड होके समझो दो सेल्स तैयार कर दिए और सेल्स तैयार कर। अभी ये जो सेल डिवाइड हो रही थी ना, ये दो स्टेप में डिवाइड हो रही थी। पहले था इंटरफेज, दूसरा था यम फेज। यहां पर भी वैसे ही था, पहले था इंटरफेज, बाद में था डिवाइडिंग फेज, जिसको आप यम फेज बोलते हो। यहां पर भी वैसे ही था। तो इंटरफेज जो है वो इंटर का मतलब होता है दोनों के बीच में, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ये इंटरफेज दूसरा यम फेज और पहिला यम फेज, मला सांगा ही सेल तयार झालेली आहे म्हणजे इथं यम फेज झालेला असला पाहिजे तेव्हाच ही सेल तयार झाली होती। म्हणजे हा फेज असा आहे जो पुढचा यम फेज आणि आधीचा यम फेज या दोघांच्या मध्ये होतोय। पुढचा यम फेज आणि आधीचा यम फेज याच्या बिटवीन होतोय, म्हणून त्याला इंटरफेज म्हणलं, इंटर बिटवीन। ये ऐसा फेज है जो इसके पहले ये सेल जो तैयार हुई जिस डिवीजन से, उस डिवीजन का यम फेज और आगे होने वाला सेल का डिवीजन उसका यम फेज, इन दोनों के बीच में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। ये जो इंटरफेज है ये 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। इंटरफेज इज सब डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस।
ये जो इंटरफेज है इसके 3 फेजेस है। कौन से 3 फेजेस है? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज, G2 फेज, सॉरी G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G मतलब गैप, 1 मतलब फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज, इसको बोलते हैं सेकंड गैप फेज, और यस को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। ओके, अभी इनके बारे में डिटेल बताना तो यहां पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके लिए जो कॉन्सेप्ट लगने वाली है ये कॉन्सेप्ट अभी आपके समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए मैं जब सेल डिवीजन का एक्चुअल अपना चैप्टर होगा तब मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको। G1 फेज में क्या होता है कि सेल के डिवीजन के लिए लगने वाले जो भी प्रोटीन्स है, आरएनए है, एटीपी मतलब एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है, ये सब तैयार किए जाते हैं G1 फेज में। यस फेज में क्या किया जाता है? उसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए खुद की एक कॉपी तैयार करता है, मतलब 1 से 2 डीएनए हो जाते हैं, सो द डीएनए अमाउंट ऑफ द सेल डबल्स। ये यस फेज ऐसा फेज है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए की जो अमाउंट होती है सेल की वो डबल हो जाती है। डीएनए की अमाउंट डबल होती है, क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं होते। डीएनए के अमाउंट डबल होती है, क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं होते। क्रोमोसोम के नंबर उतने ही रहते हैं, सिर्फ डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है। सो अमाउंट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अभी उस सेल को डिवाइड करना है, तो जो नए सेल आने वाले हैं उनका डीएनए, मतलब ये डबल अमाउंट जो है उसकी, वो जो डबल अमाउंट है उसमें से आधी अमाउंट एक सेल को दी जाएगी, दूसरी अमाउंट दूसरे सेल को दी जाएगी। इन दिस मैनर ये यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में वही फिर से प्रोटीन, आरएनए वगैरह तैयार होते हैं। और सबसे अहम बात यहां पर ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन तैयार होता है। ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन, ये ट्यूब्यूलिन जो है जिसको स्पिंडल प्रोटीन कहते हैं। स्पिंडल प्रोटीन मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये तैयार करने के लिए जो प्रोटीन्स लगता है उसको बोलते हैं स्पिंडल प्रोटीन, उसका नाम है ट्यूब्यूलिन। तो ये ट्यूब्यूलिन यहां पर तैयार किया जाता है। दूसरी बात यहां पर और क्या तैयार होता है? यहां पर एक बात और कि पहले वाली जो स्टेप है G2 के पहले वाली स्टेप है यस फेज। यस फेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है और उसमें जो नया डीएनए तैयार हुआ है वो चेक किया जाता है कि वेदर दिस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड प्रॉपर्ली और नॉट। इफ देयर इज एनी डैमेज टू द डीएनए देन इट इज रिपेयर्ड। अगर डीएनए को तैयार करते वक्त उसमें कोई डैमेज होता है तो उस डैमेज को रिपेयर करने का काम भी इस G2 फेज में होता है। इस प्रकार से ये इंटरफेज जो है, ये इंटरफेज दो फेजेस में डिवाइड हुआ था। माइटोसिस 2 फेजेस में डिवाइड हुआ था, इंटरफेज एंड यम फेज। इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज था जिसमें सेल डिवाइड नहीं होती है। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होती है, ये सिर्फ डिवीजन का प्रिपरेशन करने वाला फेज है। दैट इज व्हाई कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। Interphase is subdivided into 3 phases: G1 phase, G1 phase, S phase and G2 phase। अभी आएंगे यम फेज की तरफ। माइटोटिक फेज, यम का मतलब माइटोटिक या मियोटिक इसको बोलते हैं। यम फेज माइटोटिक फेज बोलते हैं इसको। इवन मियोसिस का भी होता है तो उसको माइटोटिक ही बोलते हैं, मियोटिक बोलेंगे हम हमारे कन्वीनियंस के लिए। यम फेज डिवाइडिंग फेज। अभी डिवाइडिंग जो फेज है, ये डिवाइडिंग फेज 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा फेज होता है साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। ये पहला फेज है जिसमें एक्चुअली जब सेल डिवाइड होनी होती है ना, तो सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने का फेज कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का फेज साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस है ना, ये 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। प्रोफेज पहला फेज है ये, दूसरा आता है मेटाफेज सेकेंड वन, तीसरा एनाफेज और फोर्थ वन टीलोफेज। इस प्रकार से 4 फेजेस में ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस डिवाइड की जाती है और साइटोकाइनेसिस में सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अभी एक बात मैं यहां पर बता दूं, कॅरिओकायनेसिस जेव्हा होतो सेलमध्ये, याचा अर्थ त्या सेलचा कॅरिओकायनेसिस म्हणजे न्यूक्लियस डिवाइड होणार आहे। मग तो कसा डिवाइड होणार आहे? लगेच 2 टुकड़े होतील और 2 न्यूक्लियाई? नो, ऐसा नहीं होता। उसमें न्यूक्लियस के अंदर सबसे अहम बात कौन सी है? जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन क्या होना है, वो सेल डिवीजन पर डिपेंड करता है। माइटोसिस होता है तो उसमें ये जो है जेनेटिक मटेरियल वो किस तरीके से डिवाइड होता है, मतलब क्रोमोसोम्स जो है किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तुम्ही म्हणाल सर जेनेटिक मटेरियल म्हणजे तर डीएनए ना, तुम्ही तो क्रोमोसोम म्हणायला लागले। मैंने क्या बोला था? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दोनों भी डीएनए के बने हैं। तो ये डीएनए को डिवाइड होना है, मतलब अगर क्रोमोसोम डिवाइड हुआ तो डीएनए डिवाइड हुआ ना। दैट इज वाई यहाँ पर क्रोमोसोम किस तरीके से डिवाइड होते हैं और ये जो नए सेल्स तैयार होने जाते हैं ना, उस सेल में ये क्रोमोसोम किस तरीके से डिवाइड होंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसकी एक आउटलाइन बताता हूँ 2 मिनट में, और बाकी की बातें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक आउटलाइन बताता हूँ मैं सबसे पहले। माइटोसिस की आउटलाइन, माइटोसिस कैसे होता है। देखो, ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ओके, सेल है, सेल का न्यूक्लियस है। सेल डिप्लॉयड है तो जाहिर सी बात है कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 2 सेट। फिर एक सेट में कितने क्रोमोसोम? इट डिपेंड्स अपॉन दैट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अनुसार ये अलग अलग होता है। मैं हमारे कन्व्हिनियन्स के लिए आपल्या सोयीसाठी मी इथं डिप्लॉयड म्हणजे 2 क्रोमोसोम दाखवतो आणि हॅप्लॉयड म्हणजे 1 क्रोमोसोम दाखवतो। ओके, डिप्लॉयड सेल है सो यहाँ पर मैं 2 क्रोमोसोम बताने जा रहा हूँ। 2 क्रोमोसोम पहिल्यांदा काय होणार आहे इथं की ही डिप्लॉयड सेल है, न्यूक्लियोलस आहे एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। देखो ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियोलस और ये क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअली। आता हे जे क्रोमॅटिन मटेरियल आहे ना, याला जर डायरेक्ट डिवाइड करायचं तर पॉसिबल नाही है। सर पकड़ तिकडून, तू पकड़ इकडून, आपण तोडू त्याला मधून, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए इस क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ना, क्रोमैटिन मटेरियल के क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल खूबच थीन है, पातळ है। क्यों है वो थीन? क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी है। जैसे जैसे इसका पानी निकल जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, वैसे वैसे ये जो क्रोमोसोम्स है ये थिकर बनते जाएंगे, शॉर्ट एंड थिक बनते जाएंगे एज दे लूज द वाटर। तो पहला जो फेज था इंटरफेज, इंटरफेज में ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इस तरीके से होता है।
लेकिन जैसे यम फेज शुरू होता है तो उसमें ये जो सेल है ना, ये सेल ये डिप्लॉयड सेल है, इसलिए उसके जो क्रोमोसोम्स है ये इस तरीके से हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम ऐसे दिखा रहा हूं मैंने एक ब्लू से और एक ब्लैक से क्यों दिखाया, क्योंकि उसमें से एक मैटरनल है मदर से आने वाला और एक पैटर्नल है फादर से आने वाला। दैट इज वाई मैंने दो अलग अलग कलर से अलग अलग दिखाए। अभी इस सेल को डिवाइड करना है आपको, बहुत सीधी है सर, डिवाइड कर दो, एक ब्लैक वाला इसको दे दो, ब्लू वाला इसको दे दो। इसका मतलब जो कुछ सेल्स तैयार होंगे, कुछ गैमेट्स तैयार होंगे, उनमें सिर्फ मेल के कैरेक्टर होंगे, कुछ फीमेल गैमेट्स तैयार होंगे, कुछ गैमेट्स तैयार होंगे उसमें फीमेल के होंगे। ऐसे नहीं है, क्या है देखेंगे। अभी जब गैमेट्स तैयार होते हैं, हाँ एक बात और क्लियर करता हूं, गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट बाय माइटोसिस, गैमेट फॉर्मेशन इज बाय मियोसिस, वो बात अलग है, लेकिन यहां पर रेफरेंस आया था इसलिए बताया मैंने। अभी माइटोसिस कब होगा फिर, अगर आपको सेल बॉडी के सेल क्योंकि लॉस हो गया है, काही लागलं तुम्हाला, तिथल्या सेल खराब झाल्या, वॉर्न आउट सेल खराब झाल्या, उनको रिप्लेस करना है, बॉडी की ग्रोथ करनी है, नए सेल तैयार करने हैं, ऑर्गन की ग्रोथ करनी है, तब जाकर माइटोसिस होता है। तो वहां पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम अभी इसको एक ही क्रोमैटिड दिखता था, ये डिवाइड हो गए, क्रोमैटिड डिवाइड हो गए, और ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से दिखेंगे आपको, इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से ऐसे दिखेंगे। अभी एक एक क्रोमोसोम को दो दो क्रोमैटिड्स है। नेक्स्ट जो स्टेप आएंगे इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कि हर एक क्रोमोसोम बीच में से, मतलब ये जो उसका बीच वाला पार्ट है जिसको सेंट्रोमियर कहा गया था, सेंट्रोमियर से डिवाइड हो गए, और यहां पर क्या होगा, दो सेल्स तैयार होंगे, दो न्यूक्लियाई तैयार होंगे। एक न्यूक्लियस में क्या होगा, ऐसे होगा, एक होगा, और दूसरे वाला ऐसे होगा, दूसरे वाला ऐसे होगा। कुठून आले हे, कुठून आले हे, या एका सेल पासून दोन, एका न्यूक्लियस पासून दोन न्यूक्लियाई तैयार झाले, ये एक ही सेल है, फिलहाल एक ही सेल है, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ है, दो न्यूक्लियाई अलग अलग हो गए, तो इसमें से ये जो क्रोमोसोम था ब्लैक वाला, ये बीच में से डिवाइड हो गया, एक दो क्रोमैटिड अलग अलग हो गए। नाउ सेपरेटेड क्रोमैटिड इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, सेपरेटेड क्रोमैटिड इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, आप उसको डॉटर क्रोमोसोम कह सकते हो। ये क्रोमोसोम एक इसमें गया, एक इस न्यूक्लियस में गया, सेम थिंग अबाउट द ब्लू वाला, इस एक इधर गया, एक इधर गया। बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ये सेल अलग होगी, ये सेल अलग होगी। अब इसमें भी एक ब्लैक वाला, दोनों में एक एक ब्लैक वाला और एक एक ब्लू वाला क्रोमोसोम है। इस तरीके से एक डिप्लॉयड सेल से दो डिप्लॉयड सेल्स तैयार हो गए। अब ये कैसे, इसके डिटेल हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अभी यहाँ पर ये हो गया कि किस तरीके से ये यहाँ पर देखते हैं, तो 2n डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल तैयार हो गए। अगर ये सेल हैप्लॉयड होती थी तो हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल ही तैयार होते थे। इन दिस मैनर ये जो सेल्स है, ये सेल्स डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल तैयार हो गए, दो डॉटर सेल तैयार हो गए। और किस तरीके से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो था, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर किस तरीके से डिवाइड हो गया, किस तरीके से ये क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है। बाकी की बातें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आता कुठं गेला?